हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी सर्कल पर। आज मैं आप लोगों के लिए टीजीटी हिंदी में आप लोगों के लिए प्रश्नोत्तरी लेकर आई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षण चयन परीक्षा जो है 2022 की वो होने वाला है, और इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए हिंदी सब्जेक्ट में बहुत ही बढ़िया, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर तैयार किए हैं, जिनकी प्रश्न श्रृंखला है। और उसी श्रृंखला में मैं आज 15 प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष आई हूँ। आप लोगों को इनसे बहुत ही लाभ होगा। तो इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, शेयर करें और लाइक करें। इन प्रश्नों में आप लोगों को हर तरीके के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। अब देखिए, इस प्रश्न में आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, जिसमें कि एक ऑप्शन सही होगा और 3 उसमें से गलत होंगे। तो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो देखते हैं। 1 नंबर दिया है आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद या आशीर्वाद। अब इनमें सब में अशुद्धि हैं, तो आप देखते हैं हमारा 3 नंबर का यहाँ लिखा हुआ है आशीर्वाद, वा के ऊपर रा लगेगी, ये हमारा राइट आंसर है। अब इसकी देखिए कि निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आशीर्वाद है, जबकि अन्य शेष तीनों शब्दों में व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ हैं। किसी में कुछ न कुछ व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है। इसके ऑप्शंस देख लीजिए। नंबर 1 डिंगल, नंबर 2 अपभ्रंश और नंबर 3 अवहट्ट, नंबर 4 संध्या। तो सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? संध्या कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? संध्या। आंसर नंबर 4 में। इसकी देख लीजिए व्याख्या भी कि सिद्धियों की भाषा का स्वरूप साहित्यिक अपभ्रंश से भिन्न रूप लिए हुए है। इसमें तत्समता की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, और इसी से सिद्धों ने प्रमुखता दोहा कोश तथा चर्यापद जैसे काव्य रूपों का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है। देखिए, आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी जिसे कहते हैं। नंबर 2 मैथिली शरण गुप्त जी, और 3 नंबर सोहनलाल द्विवेदी, नंबर 4 राम नरेश त्रिपाठी। तो अब आप लोग बताइए कौन होगा। इसमें जो है ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी द्विवेदी युग के कवि न होकर राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि हैं। सोहनलाल द्विवेदी नव युग की राष्ट्रीय चेतना के अग्रदूत एवं प्रमुख गांधीवादी कवि हैं। द्विवेदी जी बड़े भावुक और राष्ट्रीय विचारधारा के कवि हैं। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो भैरवी, युगारंभ, पूजाती, युगाधार, चित्रा आदि हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भक्त माल के रचनाकार हैं। क्वेश्चन है हमारा, भक्त माल के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 रैदास, ऑप्शन नंबर 2 धर्मदास, ऑप्शन नंबर 3 नाभादास, ऑप्शन नंबर 4 जीवादास। तो आप बताइए कि इसमें से क्या सही होगा।
तो इसमें सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, नाभादास। क्या सही होगा? नाभादास। अब ये देखते हैं इनके बारे में कि गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवियों में नाभादास का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मतलब ये जो नाभादास हमारे कवि हैं, ये गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन हैं। इन्होंने हिंदी में भक्तमाल परंपरा का सूत्रपात ही नहीं किया था, वरन अद्यावधि उपलब्ध भक्तमालों में सर्वश्रेष्ठ भक्तमाल हिंदी को दिया है। उनके भक्त काल का ये जो भक्तमाल का रचना काल जो माना जाता है वो 1596 ईस्वी के लगभग माना जाता है। नाभादास ने अष्टयाम नामक एक अन्य ग्रंथ की भी रचना की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संत कवियों में से कौन संत कवि पढ़ा लिखा था? ऑप्शन नंबर 1 कबीर, ऑप्शन नंबर 2 रैदास, ऑप्शन नंबर 3 दादू दयाल और ऑप्शन नंबर 4 सुंदरदास। तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिएगा। आंसर नंबर इसका होगा 4, सुंदरदास। पढ़े लिखे कवि थे। हाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्या होगा? सुंदरदास। सुंदरदास छोटी आयु में ही संत दादू के शिष्य बनकर अध्ययन के लिए काशी चले गए थे। इन्होंने व्याकरण, दर्शन, साहित्य, वेदांत और पुराणों का गंभीर अध्ययन किया। इनको जो था फारसी भाषा का भी ज्ञान था। इनके द्वारा रचित छोटे बड़े 42 ग्रंथों की चर्चा की जाती है। आइए अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है कि धनिया और झुनिया प्रेमचंद्र के किस उपन्यास के पात्र हैं? इसके ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर 1 गबन, ऑप्शन नंबर 2 गोदान, ऑप्शन नंबर 3 करम भूमि और ऑप्शन नंबर 4 प्रेमाश्रय। तो इनका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर 2 गोदान। कौन सा उपन्यास है प्रेमचंद का? गोदान। प्रेमचंद के जितने भी उपन्यास हैं वो बहुत ही अच्छे पात्रों के द्वारा रचित हैं। धनिया और झुनिया प्रेमचंद्र के गोदान नामक उपन्यास के पात्र हैं। गोदान के अन्य प्रमुख पात्र हैं होरी, भोला, गोबर, राय साहब, पन्ना तथा प्रोफेसर मेहता। संपादक जो इसके हैं ओंकारनाथ, मुन्नी सिलिया, नोहरी दुलारी, मालती, गोविंदो आदि के चरित्र यथार्थवादी धरातल पर प्रस्तुत किए गए हैं। इनका ये उपन्यास काफ़ी अच्छा माना जाता है। और अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। टकसाली भाषा कहते हैं। टकसाली भाषा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 संस्कृत निष्ठ भाषा को, नंबर 2 ग्रामीण भाषा को, ऑप्शन नंबर 3 परिनिष्ठित भाषा को और नंबर 4 कृत्रिम भाषा को। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा संस्कृत निष्ठ भाषा को टकसाली भाषा कहते हैं। किसको कहते हैं? संस्कृत निष्ठ भाषा को टकसाली भाषा कहते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार कौन है? अब देखिए, इस तरीके से कभी 2-4 रचनाओं के नाम देकर रचनाकार का नाम पूछा जाएगा, तो इसलिए आप लोगों को सभी रचनाकार की प्रमुख कृतियाँ याद करनी होंगी। आइए देखते हैं कि कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार कौन है। नंबर 1 सूरदास, नंबर 2 तुलसीदास, नंबर 3 नरोत्तम दास
और नंबर 4 है मीराबाई। तो आपका ऑप्शन सही होगा नंबर 2 तुलसीदास। नंबर 2 तुलसीदास। प्रश्न, गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इनको अन्य काव्य की कृतियाँ रामलला, नहछू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बैरवे, गीतावली, रामायण, वैराग्य, संदीपनी, रामचरित मानस इत्यादि इनकी सब प्रमुख कृतियाँ हैं। अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम है। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम है। ऑप्शन नंबर 1 जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन नंबर 2 वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन नंबर 3 यशपाल और ऑप्शन नंबर 4 भगवती चरण वर्मा। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसमें जैनेन्द्र कुमार। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक हमारे जैनेन्द्र कुमार हैं। जैनेन्द्र का प्रमुख उपन्यास त्यागपत्र 1937 में प्रकाशित हुआ। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ लघु उपन्यासों में मृणाल नामक भाग्यहीना युवती के जीवन पर आधारित ये मार्मिक कथा अत्यंत प्रतिभाशाली बन सकी है और ये जैनेन्द्र का प्रमुख उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखिए। बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम है। ऑप्शन नंबर 1 भारत मित्र, ऑप्शन नंबर 2 प्रज्ञा मित्र, ऑप्शन नंबर 3 शिव सागर की चिट्ठियाँ, ऑप्शन नंबर 4 शिव शंभू के चिट्ठे। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा शिव शंभू के चिट्ठे। बाल मुकुंद गुप्त के निबंधों में व्यंग्यपूर्ण शैली का एकदम निखरा हुआ रूप मिलता है। इनका निबंध संग्रह जो शिव शंभू के चिट्ठे अत्यधिक लोकप्रिय है। इनके विचार भावना के पीछे सजग राष्ट्रीय व्यक्तित्व काम करता है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये हमारा रस से संबंधित क्वेश्चन है। जुगुप्सा का स्थायी भाव होता है। ऑप्शन नंबर 1 वीर रस का, ऑप्शन नंबर 2 रौद्र रस का, ऑप्शन नंबर 3 बीभत्स रस का और ऑप्शन नंबर 4 अद्भुत रस का। तो इसमें क्या होगा? आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 3 बीभत्स रस का। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जुगुप्सा नामक स्थायी भाव विभाव आदि भावों के द्वारा जब परिपक्वावस्था होता है तब वह बीभत्स रस कहा जाता है और यह आगे इसमें जो है मतलब बहुत ही भयानक दृश्य होता है। उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभाववाद के संयोग से परिवृत्त होकर रस रूप में परिणित होता है तब वही वीर रस कहलाता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है तथा अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य होता है। प्रश्न नंबर 12। भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर 1 1912 ईस्वी और ऑप्शन नंबर 2 1914 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 3 1916 ईस्वी या ऑप्शन नंबर 4 1918 ईस्वी। तो आपका ऑप्शन इसमें क्या होगा? 1912 ईस्वी। इसको सही कर लीजिए, 1912 ईस्वी। मैथिली शरण गुप्त की ख्याति का मूलाधार भारत भारती है, जिससे हमको एक प्रसिद्धि मिली, जिसका प्रकाशन सन 1912 ईस्वी में हुआ। भारत भारती ने हिंदी भाषियों में जाति और देश के प्रति गर्व और गौरव की भावनाएं प्रबुद्ध की। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं।
आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। प्रश्न नंबर 13, घोटक का तद्भव रूप क्या है? घोटक का तद्भव रूप क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 2 घोड़ा, ऑप्शन नंबर 3 अश्व और ऑप्शन नंबर 4 है तुरंग। तो पहला इसका जो ऑप्शन नंबर है आपका घोड़ा, 3 नंबर पे जो इसका है क्या होगा? घोटक का तद्भव पूछा गया है और तद्भव का रूप जो है घोड़ा होगा। घोड़ा कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 2 में। घोटक का तद्भव रूप घोड़ा। प्रश्न, उपजाऊ का विलोम है। उपजाऊ का विलोम है। ऑप्शन नंबर 1 खाद, ऑप्शन नंबर 2 बंजर, ऑप्शन नंबर 3 ऊसर और ऑप्शन नंबर 4 सिंचित। अब इसका विलोम शब्द लिखना होगा। तो उपजाऊ का विलोम होगा ऊसर। उपजाऊ का विलोम ऊसर होता है जिसमें कि कुछ भी उपज नहीं होती है। अब इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न 15वां, निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? तो ऑप्शन नंबर पहला कीट पताका, ऑप्शन नंबर 2 वर्यापद, ऑप्शन नंबर 3 उक्ति व्यक्ति प्रकरण और ऑप्शन नंबर 4 वर्ण रत्नाकर। तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 उक्ति व्यक्ति प्रकरण होगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने अभी 15 प्रश्नों की एक अच्छी श्रृंखला देखी जो आपके एग्ज़ाम के लिए, आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब इसी संबंध में प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला में आपको प्रतिदिन नए 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, करने को मिलेंगे, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो, बढ़िया हो और एक सीट आपको मिल सके। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, प्रश्न अच्छे लगे हों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं और हम इससे अच्छे थोड़ा सा धीरे धीरे आपको अच्छी श्रृंखला देने का प्रयास करेंगे। थोड़े से लेवल बढ़ा देंगे जो कि प्रश्न थोड़ा सा और ऊंचे कठिन होते जाएंगे। स्टडी सर्कल पर आपका हमेशा अच्छे प्रश्न ही देखने को मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें और लाइक करें।